अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी का ये थर्ड टर्म है हिंदुस्तान में। पहले 10 सालों में उसने कामयाबी हासिल की, उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया, उसने इंडिया का एक इमेज बनाया, राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया, इमर्जिंग इकॉनमी। मगर उसके जो आखिरी 2-3 साल है उसमें उसको बहुत ज़्यादा सेटबैक देखने पड़े, खासकर फॉरेन सतह पर और बिलमुम जो उसका डोमेस्टिक फ्रंट है उस पर भी। अगर हम उसका थोड़ा सा जायजा लें, जो फॉरेन फ्रंट पर उसको जो नाकामी हुई उसका मुख्तसर सा खुलासा मैं आप लोगों के लिए पेश करता हूँ। इससे पहले कि हम वीडियो बाकायदा तौर पर स्टार्ट करें तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरी 3 साल में उसको बहुत ज़्यादा सेटबैक देखने पड़े, मगर उसका जो स्ट्रेटजी थी, फॉरेन पॉलिसी थी, वो इब्तिदाई से जो थी वो एग्रेसिव थी और उसने इब्तिदाई से पाकिस्तान को कॉर्नर करने की कोशिश की। इस सिलसिले में बलूचिस्तान में उसकी जो बीएलए का सपोर्ट है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। कलभूषण यादव जो है वो पकड़ा गया और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया। और ये कोई आम बात नहीं थी, बल्कि ये एक सर्विंग नेवी ऑफिसर था और ये रहा की और हिंदुस्तान की इसमें बहुत ज्यादा बदनामी हुई। इसके अलावा उसने सार्क को मुकम्मल तौर पर खत्म किया और उसको डोमिनेट करना चाहता। उसने कहा कि ये जो साउथ एशिया है इसका जो लीडर हूँ, इसका जो तानेदार हूँ वो मैं ही हूँ। उसके अलावा जो बलूचिस्तान में उसने मुकम्मल तौर पर इसमें इन्वॉल्व रहा और उसने बीले को हर तरफ से उसकी मदद की और उसको सपोर्ट किया। यहाँ तक कि बीले के जो कारिंदे हैं उनको इंडिया में ट्रेनिंग भी दी जाती है। बलूचिस्तान में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी हमले होते हैं, तो हमें सबसे पहले इंडिया के मीडिया से पता चलता है, तो इससे जाहिर होता है कि ये लोग कितना इसको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कनाडा में जो खालिस्तान के सरकर्दा रहनुमा थे उनको कत्ल किया गया। अमेरिका में भी पन्नू सिंह की जो है उसकी हत्या की, उसके कत्ल करने की कोशिश की गई और अमेरिका ने उसका सख्त नोटिस लिया और उसका जो रा का एक ऑफिसर था उसको उनके सफारत खाने से बेदखल कर दिया गया और उस पर पाबंदी लगा दी गई। इसके अलावा कतर जो है उसमें भी उनके 5 जो नेवी या रिटायर्ड थे या हाजिर सर्विस थे उनको जासूसी करते हुए पकड़ा गया और उनको यहाँ तक कि सजाए मौत की सजा सुनाई गई और कुछ को कैद की सजा सुनाई गई। मगर उसके बाद मोदी जी साहब खुद चले जाते हैं और कुछ लेदे पर बात को खत्म कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम रशिया की तरफ देखें तो रशिया इंडिया का सबसे ट्रस्टेड फ्रेंड है। सबसे 70 साल से उनके तमाम जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो भी इंडिया से ही रशिया से ही आते हैं। मगर अब रशिया भी उसको एक शक की नजर से देखता है। इसके अलावा जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है उसमें जयशंकर साहब उसको लेजर आइज वाले कहते थे और वो बहुत ज्यादा मशहूर थे हिंदुस्तान में कि वो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। मगर वो भी आखिरी इस साल 2 में बहुत ज्यादा उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। पुलवामा जब अटैक हुआ उसमें 26 बेगुनाह लोग मारे गए, तो इंडिया ने पूरी तरह पाकिस्तान के खिलाफ एक केस बनाने की कोशिश की, एक फ्रंट बनाने की कोशिश की, बहुत ज्यादा दौरे की गए, जयशंकर साहब गए, मगर जयशंकर साहब के पास कोई सबूत नहीं थी। इसलिए किसी ने भी, और उसका जो पिछला रिकॉर्ड था टेररिज्म का मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक में, तो पाकिस्तान का तो वैसे भी वो बर्दाश्त करते थे कि खैर चलो आप उनके साथ करते हैं, मगर अब हमारे साथ भी कर रहे हैं, तो उसी वजह से उसको कोई पजीराई हासिल ना हुई। जब उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च किया तो उसमें आपको पता है 6 से मुकम्मल तौर पर शिकस्त हो गई। तो सिर्फ इसराइल ने उसकी हिमायत की, बाकी किसी भी मुल्क ने उसकी हिमायत नहीं की। हाँ, जिन मुल्कों ने पुलवामा अटैक्स के जो उसको कंडेम किया तो पाकिस्तान ने भी कंडेम किया, चाइना ने भी कंडेम किया और दूसरे ममालिक जो थे उन्होंने भी कंडेम किया, मगर उमूमी तौर पर इंडिया को बहुत ज्यादा हजीमत का सामना करना पड़ा। अगर हम अमेरिका की तरफ आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए उसने बाकायदा इलेक्शन कैंपेन चलाया और उसमें हाउडी मोदी और अब के बाद ट्रंप सरकार और जलसी जुलूस अमेरिका में, इंडिया में, ये सब कुछ हुई, पूजा पाठ तक हुई। मगर जैसे ही ट्रंप साहब हुकूमत में आते हैं तो मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाते हैं। अमेरिका की पॉलिसी है कि 15-20 साल तक किसी को वो नवाजते हैं, उसको लाड रखते हैं, उसके बाद वो अपनी पॉलिसी चेंज कर लेते हैं। मगर ट्रंप जो है वो सुबह का एक ट्रंप होता है और शाम का दूसरा ट्रंप होता है, साथ में तोला साथ में मासा।
तो उसका यही वो प्रोग्राम है कि उसका कोई कोई गैर मुतवक्किल पॉलिटिशियन है, किसी वक्त भी वो अपने दुश्मन को दोस्त बना सकता है और अपने दोस्त को दुश्मन बना सकता है। तो अमेरिका ने उनके साथ क्या किया, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी बड़ी बेइज्जती की है किस्म से, अगर हम उसको गौर से देखें, क्योंकि उसने 29 दफा कहा कि जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर था ये मैंने करवाया है। 29 दफा कोई कम दफा नहीं है, ये किसी को एक किस्म का ताना देना होता है। और उसके बाद उसने उसके जो आइटम्स हैं, जो उनकी एक्सपोर्ट्स है अमेरिका को, उस पर 25% टैरिफ ड्यूटी ऐड की, जो कि बहुत ज्यादा है उनके लिए। जो 8-10 अरब उनके जो इकोनॉमी को नुकसान होगा, बाकी जो है उनकी कंपटीशन बढ़ जाएगी और बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी। और यहाँ तक कि अमेरिका के जो जो इंडिया के इकोनॉमी है उसको डेड इकोनॉमी भी कहा। अगर हम पड़ोसियों की तरफ आते हैं तो इंडिया जो है उसकी किसी पड़ोसी से नहीं बनती। एक भूटान है, भूटान एक ऐसा मुल्क है जिसकी जितनी भी 5 वीटो पावर है उनमें किसी के साथ उनके सफारती ताल्लुकात नहीं है। इस किस्म का मुल्क है, सिर्फ उसके साथ उनके कुछ ताल्लुकात हैं, मगर वो भी उनसे खफा है क्योंकि वो लोग उनके साथ कुछ ज्यादती करते हैं। एक BBC का रिपोर्ट मैं देख रहा था, उसमें वहां के लोगों को लाके गुर्दे उनसे निकलवाते थे और फिर उनको पैसे 3 लाख 4 लाख कहते थे और फिर 30,000 हाथ में थमा देते थे। तो ये भी उनके साथ वो लोग करते हैं क्योंकि वो मासूम से लोग हैं। तो बाकी अगर श्रीलंका के देखें, नेपाल के साथ देखें, पाकिस्तान तो वैसी भी है, चाइना के साथ भी उनकी बहुत ज्यादा महाजराई हुई। यहाँ तक कि लद्दाख का जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है उसको उन्होंने चीना, अरुणाचल प्रदेश है, उसका उसके वो नाम बदल देते हैं, वहां पर हर वक्त कोई कार्रवाई करता है, गांव बसा देता है। उत्तराखंड में, यहाँ तक कि उत्तराखंड में कोई मसला नहीं है इंडिया का और चाइना का, मगर कई किलोमीटर तक वो अंदर आए और वहां पर पत्थरों से स्प्रे के जरिए वहां अपने चाइनीज जुबान में कुछ लिखा और वापस चले गए। तो ये उनकी चाइना के साथ ताल्लुकात हैं। इसके अलावा उसने चाइना के मुकाबले में क्वाड बनाया और वही क्वाड जो था वो अब जो है इस ट्रंप साहब ने बिल्कुल डिट कर दिया, उसमें कुछ कुछ भी नहीं है अब। इसके अलावा ब्रिक्स में जो डी डॉलराइजेशन की पॉलिसी थी, तो ट्रंप साहब ने मोदी को वार्न किया, बल्कि कि आपको हम पेनलाइज करेंगे, अब हम आप पर 100% ड्यूटी आयद कर लेंगे, हम आपके साथ कारोबार लेन देन छोड़ देंगे अगर आपने इस डी डॉलराइजेशन में आपने हिस्सा लिया। तो ये जो थी ये उनकी फॉरेन पॉलिसी थी, इसमें वो बुरी तरह नाकाम है, जिसमें से मैंने आपको जल्दी जल्दी चंद गिनवा दिए। वैसे और भी ऐसे हैं जिसको हम एलाबोरेट कर सकते हैं, उस पर तज्जिया दे सकते हैं, मगर चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं उसकी तरफ नहीं जाता। अगर हम डोमेस्टिक की तरफ आ जाते हैं तो डोमेस्टिक में भी उसकी यही पॉलिसी है, इसकी यही मेंटेलिटी है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट की एक IT सेल है और वो मुसलमानों के खिलाफ हर वक्त नफरत फैलाते रहते हैं। और यहां तक कि तकरीबन 160-170 लोगों की लिंचिंग हो गई है। लिंचिंग का मतलब है कि लोगों को बड़े बाजार में एक ग्रुप इकट्ठा होकर सरेआम उसको कत्ल मार मार के कत्ल कर देते हैं, इसको लिंचिंग कहते हैं। तो इनकी तकरीबन 160-70 लोगों की लिंचिंग की गई और ये इसी IT सेल के और इसकी पॉलिसी की बदल। यहाँ तक कि कुछ नाम ऐसे थे जो कि हिंदू और मुस्लिम के मुश्तरक, जैसे साहिल, एक लड़का मारा गया, बाद में पता चला कि वो मुसलमान नहीं था, वो हिंदू था। तो ये उनकी यही डिवाइड एंड रूल है, मगर अब जो हेड है वो चेंज हो गए हैं, पहले गोरे थे अब काले अंग्रेज जो हैं वो यही काम कर रहे हैं। ये मोदी जी की एक पॉलिसी है। इसके अलावा अगर हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएं तो सुप्रीम कोर्ट भी हम कभी कभार हम रश करते थे कि इंडिया का इतना जबरदस्त सुप्रीम कोर्ट है, मगर इस दफा उसने जो बाबरी मस्जिद की जितनी जो मुलजिमीन थे, मुलजिमान थे, उनको क्या किया, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में केस बहुत जल्दी नहीं लगता। गोस्वामी साहब, अर्नब गोस्वामी साहब जो थे, उनको गिरफ्तार किया गया और नरेंद्र मोदी के एक फोन कॉल से उसको चंद घंटों में उसको जमानत मिल गई और वो रिलीज हुआ। तो ये तो उनकी सुप्रीम कोर्ट की हालत है। इसके अलावा अगर हम जो मीडिया की तरफ आते हैं तो मीडिया उसको और आम में गोदी मीडिया कहते हैं, यानी उनकी हुकूमत की गोद में बैठी हुई है। और इसमें अर्नब गोस्वामी जो मैंने पहले नाम दिया और रूबिका लियाकत जो एक नाम है उनका बहुत मशहूर, ये उनका एक नमूना है। और सारे चैनल जो है वो सिर्फ पाकिस्तान मुसलमान यही करते रहते हैं और जो और अपोजिशन को लताड़ते रहते हैं। बाकी उनके पास कोई काम करने का नहीं है, कुछ प्रोग्राम करने का नहीं है। यहाँ तक कि मणिपुर जो है वो जल रहा था, वहां 2 कबाइल थे,
मैती और कुकी, एक क्रिश्चियन थे एक हिंदू थे, और उन्होंने एक दूसरे के यहाँ तक कि औरतों को भी नहीं छोड़ा। घर और तावान और मारना और कत्ल करना ये तो खैर है, यहाँ तक कि औरतों को भी बहुत ज्यादा, यानी मैं वो नहीं कह सकता किस तरह उनके साथ, उन औरतों के साथ ज्यादती की गई एक दूसरे के। तो ये जो थी, ये इस मीडिया में बिल्कुल खामोशी थी। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ जो है, ये इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक जंगल है, उन्होंने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया हुआ है। वहां पर जो माओ टेररिस्ट हैं, उन्होंने कश्मीर का हाल तो वैसे भी आपको पता है, वो तो खुलेआम कहते हैं कि हम उनका हिस्सा नहीं बनते, या हम आज़ादी चाहते हैं, या हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, और उसके अलावा उनकी अपनी तंजीम ही है, उसके लिए बाकायदा कोशिश कर रहे हैं। इसकी तरफ अगर हम करप्शन की तरफ आ जाएं, तो अडानी साहब जो थे वो पहले अमीर थे, मगर इतने अमीर नहीं थे, मगर चूंकि वो भी गुजरात के हैं और ये भी गुजरात के हैं, और ये उनके इलेक्शन कैंपेन के लिए फंडिंग करते हैं, तो उसको बाकायदा खास वो टेके मिलते हैं, उनके लिए कर्ज माफ कर दिए जाते हैं, कर्ज दिए जाते हैं। तो अब इंडिया के अमीर तरीन लोगों में से आता है। इसके अलावा जो पीएम फंड केयर एक बना था, तो उसको 9 अरब रुपए जब मिल गए, तो उन्होंने उसको फिर उनके मुतालिक मालूमात देना बंद कर दिया, और लोग यही समझ रहे थे और कह रहे हैं कि इसमें बड़ी हद तक करप्शन हो गई है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक बांड है, जो अमेरिका का सिस्टम है, वो इंडिया ने भी लागू किया, और इस इलेक्ट्रॉनिक बांड के जरिए लोग अपनी पोलिटिकल पार्टियों को वो फंड करते हैं। मगर जितनी भी वो है फंडिंग होती है, उसमें 90% इंडिया में तकरीबन 1000 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो 90% बीजेपी को जाती है, और 10% बाकी 1000 से ज्यादा पार्टियों को जाते हैं। आप अंदाजा करें कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टी है, मगर उसका हिस्सा बहुत ज्यादा कम आता है। ये क्या है? ये वो करप्शन है जो लेन देन की बुनियाद पर होता है। जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, जो कैंपेन में पैसे देते हैं, फिर बाद में उसको नवाजते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी भी बहुत ज्यादा है, राफेल में हुआ, दूसरी ऐसे करप्शन है जो कि, मगर उसकी तफसील में मैं नहीं जाता। उनकी इकानमी की तरफ आ जाते हैं। उनके जो है फॉरेन रिजर्व जो है तकरीबन 600 अरब डॉलर उनके पास हैं, मगर ये जो हैं ये ज्यादातर प्राइवेट हैं, उन लोगों के हैं, और आम लोगों का उससे कोई वास्ता नहीं है। आम लोगों में यहाँ तक कि डॉलर जो उनका है, उनको जो आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन है वो दे रहे हैं, मसनूई तनफुस दे रहे हैं। यानी अब वो तकरीबन 110 तक पहुंच गया है, मगर अभी तक उन्होंने 90 तक उसको रखा है, तो ताकि महंगाई ना आ जाए, और ये आर्टिफिशियल होता है। तो 600 अरब डॉलर से आम लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई उनका जिंदगी में कोई फर्क नहीं आ रहा। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो मोदी साहब का जो इमेज है, अगर वो फॉरेन फ्रंट पर है और वो डोमेस्टिक फ्रंट पर है, दोनों पर बहुत ज्यादा खराब हुआ। अब आप लोग मुझे बताएं कि मोदी साहब आइंदा इलेक्शन में आया कामयाब होंगे या नहीं होंगे, या आने वाले वक्तों में वो पाकिस्तान के साथ एक दफा फिर दो दो हाथ करने के लिए आएंगे और अपना इमेज बेहतर बनाएंगे। तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।